तो जैसे कि आपने फर्स्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि यूएन के फादर उसे एंसेस्टर लैंड ले जाते हैं, जहाँ पर जो फॉर्मेशन होती है वो स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से यूएन वहां से एक जंगल के अंदर आ जाता है, जहाँ पे चारों तरफ कोई भी नहीं होता। तभी अचानक से यूएन को कोई महसूस होता है और वो खड़ा होता है और बोलता है, "ओ, कौन है बे?" मगर वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो उसे वहाँ पर एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है, जिसे देखते ही उसके एकदम से हाव चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो लड़की एकदम टोटल पटोला थी। तभी वो लड़की यूएन की तरफ आगे बढ़ने लगती है, तो यूएन भी उसकी तरफ जाता और उससे पूछता है कि यंग लेडी, क्या आप मुझे बता सकती हो अभी के लिए मैं कहाँ पर हूँ, और मेरा नाम यूएन है और मैं यहाँ पे गलती से टपक पड़ा हूँ। ये सुनकर लड़की अपने मन में बोलती है, ग्रैंडपा ने एकदम बिल्कुल सही बोला था कि आज यहाँ पे कोई आने वाला है, और ये बोल के वहाँ से जाने लगती और बोलती कि टुनटुन चलो यहाँ से चलते हैं। ये बोलती कि वहाँ पे एक छोटा सा बिल्ली कम कुत्ता आ जाता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा क्यूट लग रहा होता है। तो यूएन उसे देखकर बोलते हैं कि तुम्हारा पालतू है। ये सुनते ही टुनटुन एकदम से भड़क जाता और गुस्से से दौड़ने लगता है उसके ऊपर, मगर वो अपना सारा गुस्सा एक पहाड़ के ऊपर उतारता, जहाँ पर उससे टकराते कर वो पहाड़ पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है। और ये सब देख के जो यूएन होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी वो लड़की बोलती है, अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी चाहिए तो तुम मेरे पीछे हो। तो ये सुन के यूएन भी उसके पीछे जाने लगता और बोलता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है, मगर वो लड़की कुछ भी नहीं बोलती और उसे लेकर अपने ग्रैंडपा के पास आ जाती है, जिनका नाम ही होता है। ये देखिए ग्रैंडपा ही भी काफी सरप्राइज हो जाते हैं और बोलते हैं कि सच में यहाँ पे कोई आ गया। तभी यूएन कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी ग्रैंडपा ही उसके ऊपर अपनी स्पेशल फोर्स को डाल देते और उसका पूरा सिटी स्कैन कर लेते और बोलते हैं इसके पास तो एंशिएंट ड्रैगन की ब्लेसिंग थी, मगर उसे अभी के लिए छीन लिया गया है, जिस वजह से इसकी बॉडी के अंदर पॉइजन आ गया है। ये सुन के तो यूएन भी काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि बस उन्होंने देखा ही था और उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया। इसी वजह से उनको फुल इज्जत देते हुए ग्रीट करता और बोलता है कि मेरा नाम यूएन। तो ये सुन के वो ग्रैंडपा बोलते हैं, मुझे तुम्हारे बारे में पता है कि तुम जू फैमिली से आते हो, और साथ ही मुझे ये भी पता है कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए अपने 8 मेरिडियन ओपन करवाने के लिए, मगर फिलहाल के लिए मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं। ये सुनने के यूएन एकदम से चौड़ में आ जाता है और बोलता है कि जैसा कि मैं आपको नहीं जानता हूं और ना ही मेरे पास ऐसा कुछ है जो मैं आपको दे सकता हूं, मगर फिर भी मैं देख पा रहा हूं कि आप मेरा इंतजार कर रहे थे। ये सुनने के ग्रैंडपा ये काफी ज्यादा भड़क जाते और उसे अपनी पावर से खींच लेते और बोलते, साले क्या बोल रहा है, आखिर तो उससे मुझे क्या चाहिए जो मैं तेरा वेट करूं। ये सुन के यूएन बोलता है कि ये तो मुझे नहीं पता, मगर मैं ये जरूर जानता हूं कि आप डेफिनेटली मेरी वेट कर रही थी। ये सुनने की ग्रैंडपा ये थोड़ा सा और डराने की कोशिश करते, मगर यूएन बिल्कुल भी नहीं डरता, एकदम कड़ी नजरों से देखता रहता है। इस वजह से जो ग्रैंडपा होते हैं वो यूएन को छोड़ देती है और बोलते, अरे यार मैं तो बूढ़ा हो गया, बताओ एक बच्चे को भी नहीं डरा पा रहा हूँ। लेकिन तभी यूएन कुछ बोलने वाला होते, तभी उसे ग्रैंडपा रोक देते और बोलते, चुप रह, मैं तेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, जो तेरी 8 मेरिडियन की प्रॉब्लम है, मगर उसके बदले में तुम्हें याओ को यहाँ से ले जाना होगा और उसे हमेशा प्रोटेक्ट भी करना होगा। ये सुनते याओ परेशान हो जाती है और ग्रैंडपा के पास जाती, तभी ग्रैंडपा बोलते कि अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा, इस वजह से अब मैं कुछ दिनों तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। ये सुन के याओ को काफी बुरा लगता है, मगर वो अपने आप को संभालती और बोलती है अभी के लिए काफी कमजोर है। ये सुन के ग्रैंडपा बोलते कि भले ही अभी के लिए काफी कमजोर है, मगर फ्यूचर में बिल्कुल नहीं। ये सुन के याओ बोलती, ग्रैंडपा क्या हम लोग फ्यूचर में फिर से मिलेंगे, मगर ये सुन के ग्रैंडपा इस पे कोई भी जवाब नहीं देती है और यूएन से बोलते कि बताओ तुम्हारा क्या फैसला है। ये सुन के यूएन एकदम से चौड़ में आ जाता है और बोलते कि भले के लिए मैं अभी के लिए काफी कमजोर हूँ, मगर मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं याओ को तब तक प्रोटेक्ट करूंगा जब तक मेरी जान में जान है। वहीं पे याओ भी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस देके एकदम से शॉक हो जाती है। ये सुन के ग्रैंडपा भी हमेशा हिला दी, तभी वो अपनी उंगली को टैप करते हैं, जिस वजह से यूएन के नीचे एक पोर्टल खुल जाता है और यूएन उसके अंदर चला जाता है। तब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। तभी यूएन जाकर एक जगह पे जाके खड़ा हो जाता है और वहां से निकलने वाले रास्ते की तरफ जाने लगता है, मगर तभी अचानक से उसके ऊपर पीछे से कोई हमला कर देता है। तो यूएन भी उसे सही टाइम पे डॉज कर लेता है और बोलता है ये किस तरीके का मॉन्स्टर है। तभी मॉन्स्टर यूएन के ऊपर हमला कर देता है। यूएन भी उसके साथ लगातार करने लगता है, जहाँ पे वो मॉन्स्टर बहुत ही अच्छे से बैटल कॉम्बैट यूएन को दे रहा होता है, जहाँ पे यूएन भी उसके सभी अटैकों को डॉज कर रहा होता है। तभी यूएन अपनी जेनेसिस रूल का यूज करता है और उसमें पंच जड़ देता है, जिस वजह से वो नष्ट हो जाता है। अगर जो मॉन्स्टर की एनर्जी होती है वो यूएन की बॉडी के अंदर चली जाती है, जैसे अभी के लिए उसकी सोल और उसकी जो मेरिडियन एब्जॉर्ब कर रहे होती है। तभी यहाँ पे दो और मॉन्स्टर अपीयर हो जाते हैं, तो यूएन उनसे भी फाइट करने लगता है, जहाँ पर उसके जो जेनेसिस रूल्स होते हैं वो भी डैमेज होने लगती है। और ये भी जो मॉन्स्टर की संख्या थी अब वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, मगर यूएन फिर भी नहीं रुकता और अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी मॉन्स्टरों के साथ फाइट करने लगता है और वो उनको बहुत ही आसानी से हरा रहा होता है। मगर असली प्रॉब्लम ये थी अभी के लिए जो उनकी संख्या वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, इस वजह से यूएन काफी टेंशन में आ जाता है और पोर्टल की तरफ देखता है और उसकी तरफ भागने लगता है, क्योंकि अगर उसे इन सभी चीजों से बचना है तो अभी के लिए वो पोर्टल ही जहाँ से वो बाहर निकल सकता है। अगर वो वहाँ से बाहर निकल पाता तभी उसके ऊपर एक मॉन्स्टर आके हमला कर देता है, जिस वजह से वो आके फिर से नीचे गिरता है, जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर होते हैं। तो यूएन बहुत ही आसानी से अपने जेनेसिस रूलों की मदद से उन सभी को मार डालता है और फिर से वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो थोड़ी सा आगे जा पाता है। तभी दो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जेनेसिस रूल की मदद से यूएन उनसे बच जाता है, मगर इस अटैक का यूज करने की वजह से वो नीचे आ जाता है और उसके जो जेनेसिस रूल्स होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। अब उसे काफी ज्यादा टेंशन होने लगती है, क्योंकि अभी के लिए जो मॉन्स्टर की संख्या थी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो उसी की तरफ आगे बढ़ रहे होती है। मगर तभी सोने पे सोगा ये हो जाता है कि वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक पाइथन आ जाता है। तो यूएन अपने सारे जेनेसिस रूल्स की पावर का यूज करता और उसमें जाके पंच जड़ देता है, जिस वजह से वो नष्ट हो जाता है, मगर उसकी जो एनर्जी होती है वो यूएन की बॉडी के अंदर जाने लगती है, जिस वजह से यूएन को काफी ज्यादा पेन होने लगता है, क्योंकि जो एनर्जी थी वो काफी ज्यादा थी। और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि जो यूएन के मेरिडियन थे वो काफी टाइम से बंद पड़े थे, इस वजह से उनमें जंग लग चुकी थी, इस वजह से उससे खुलने में काफी ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ रही थी। इसी वजह से यूएन को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता और वो अपने पुराने फ्लैशबैक पे जा रहा था, जहाँ पर उसे अपने माँ बाप का चेहरा दिखाई दे रहा था, जो कि काफी ज्यादा निराश थे। और साथ ही जो यूएन का फेस था अब वो भी लाल टमाटर जैसा हो चुका था, वो भी चमकने वाला। मगर इस तरह से जो
युआन के हौसले तो वो और भी बुलंद हो जाते और बोलता है कि मुझे किसी भी कीमत पे पावरफुल बनना है और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता पावरफुल बनने से। ये बोलते कि युआन की बॉडी के अंदर अभी के लिए जो मेरिडियन चैनों से जकड़ रखे थे वो टूट जाते हैं और युआन वापस आ जाता है अपनी जगह पर, जहाँ पे डरते हुए वो अपनी आंखें खोलता और बोलता अरे अगर मेरे साथ क्या हुआ। ये सुनते कि ग्रैंडपा ही बोलते कि अभी के लिए तुम अपनी बॉडी को चेक करो। ये सुनते कि युआन अपनी बॉडी को चेक करने लगता है जहाँ पर उसकी जो मेरिडियन होते हैं वो ओपन हो चुके होते हैं। जिसे देखते हैं युआन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि मेरे मेरिडियन ओपन हो गए। तभी ग्रैंडपा ही बताते कि जब तुम छोटे थे तभी तुम्हारे 8 मेरिडियन अपीयर हो गए थे, मगर तुम्हारे साथ जो डिजास्टर हुए इस वजह से उनने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए छुपा लिया, जिस वजह से तुम अपने 8 मेरिडियन को फील नहीं कर पाते थे। मगर ये सभी बातें युआन के दिमाग में नहीं घुस रही होती। तभी ग्रैंडपा बताते हैं आज तुम अपने मेरिडियन को इस वजह से एक्टिवेट कर पाए क्योंकि अभी के लिए जो तुम्हारी जान थी वो खतरे में थी, अगर तुम उन्हें अपीयर नहीं करते तो मारे जाते। ये सुन के युआन काफी शॉक हो जाता है मगर फुल जोश के साथ बोलता है अब जैसा कि मेरे जो 8 मेरिडियन अपीयर हो चुके और अब मैं कल्टीवेशन कर सकता हूँ, इस वजह से अब मैं अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे किसी भी कीमत पे पावरफुल बनना है। ये सुन के ग्रैंडपा बोलते कि इसी जोश की वजह से तुमने उस टेस्ट को पास कर लिया, मगर तुम्हें अभी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। भले तुम्हारे अभी के लिए 8 मेरिडियन अपीयर हो चुके मगर वो फिर से ब्लॉक हो जाएंगे, इस वजह से तुम्हें कल्टीवेशन करके उन्हें खोलना होगा फिर से एक एक करके। ये सुन के युआन बोलते कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्योंकि अब मेरे पास एक होप है आगे बढ़ने की। मगर तभी याओ बोलती है कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इन सभी को बहुत ही आसानी से एक्टिवेट किया जा सकता है, मगर अभी के लिए मैं भी इस पावर का यूज नहीं कर सकती हूँ। तो सुन के ग्रैंडपा भी हमें से लाते और बोलते कि याओ भी अभी के लिए अपनी पावर को यूज नहीं कर सकती क्योंकि उसे ब्लॉक कर रखा है, मगर उसे ब्लॉक करने का एक रीजन है, मगर अभी के लिए वो जेनेसिस रूल के अंदर बहुत ही आगे तक है, इस वजह से वो तुम्हारी टीचर बन सकती है, मगर वो सभी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती है वो तुम्हें सिखाना चाहती है कि नहीं सिखाना चाहती है। ये सुनकर युआन के दिमाग में एक सवाल आता है और बोलते कि अभी के लिए मैं तो सही से कल्टीवेशन भी नहीं कर पाता हूँ, तो फिर मैं सीनियर याओ को मैं कैसे प्रोटेक्ट करूंगा? आपको नहीं लगता इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है? जैसे उनके ग्रैंडपा ही बोलते हैं अरे क्या बकवास कर रहा है, सीधा पॉइंट पे आना। जैसे उनके युआन बोलते कि अभी के लिए मेरी हालत को देखो, मैं एक नंबर का लल्लू, इस वजह से मुझे कुछ ऐसी चीजें मिलनी चाहिए जिसकी वजह से मैं इनको प्रोटेक्ट कर पाऊँ। ये सुनने के याओ बोलते कि ये बिल्कुल सही बोल रहा है, आपको कुछ करना चाहिए ना, फ्यूचर में आपको मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ये सुनने के ग्रैंडपा ये बोलते कि अभी के लिए मेरी जो मेथड है वो किसी आउटसाइडर के लिए नहीं है। ये सुनने के युआन घुटनों के बल आ जाता है और बोलते मास्टर जी फुल इज्जत। ये एक्शन देखते हैं वो दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और ग्रैंडपा ये बोलते कि लड़की तू सच में काफी ज्यादा चतुर है और साथ ही तुझे मैं अपना चेला भी बनाता हूँ, इस वजह से चल खड़ा हो जाए और मैं तुझे सिखाता हूँ अपनी की गैदरिंग मेथड को, जिसकी अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम अपनी मेरिडियंस को भी ओपन कर पाओगे और साथ ही स्ट्रॉन्ग भी बन पाओगे। और ये बोलती है वो ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक युआन को दे देती है, मगर तभी ग्रैंडपा युआन की बॉडी के ऊपर जेनेसिस रूल्स को भी देख लेते हैं और युआन से बोलते कि लगता है कि तुम जेनेसिस रूल्स को सीखने में भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो। जिस उनके युआन बोलते कि हाँ क्योंकि जेनेसिस रूल भी काफी डीप है, इस वजह से उन्हें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ये सुन की ग्रैंडपा ही बोलते कि जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अभी के लिए काफी ज्यादा स्टेबल है, इस वजह से मैं तुम्हें एक टेक्निक देता हूँ जिसका नाम सोल फ्रोजनिंग टेक्निक है। और ये बोलती है वो युआन की बॉडी के अंदर उस टेक्निक को डाल देते, जैसे वो टेक्निक युआन की बॉडी के अंदर जाती है उसकी सोल उसकी बॉडी से कुछ देर के लिए बाहर आ जाती है, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेन ने स्पाइडरमैन की निकाल दी थी। और साथ ही ग्रैंडपा युआन को एक गिफ्ट के तौर पे एक ब्रश भी देती है जिसका नाम हेवनली युआन ब्रश होता है और एक टाइम पर इसकी पावर एक सेंट लेवल जितनी थी, मगर ये बैटल के दौरान ये थोड़ा सा डैमेज हो गया, इस वजह से इसकी जो पावर है वो कम हो गई। ये सुन के युआन बोलते कि हाँ मैंने वेपनों के बारे में सुना है, इनकी भी रैंकिंग होती है, नॉर्मल वेपन, फिर उसके बाद आता है प्रोफाउंड वेपन और फिर उसके बाद आता है हेवनली वेपन, फिर उसके बाद आता है सेंट वेपन। और हम लोग इस ब्रश की बात करें तो इस सेंट लेवल पे भी हाई पर है, और मैं अपने फादर की वेपन की बात करूं तो वो अभी के लिए प्रोफाउंड के हाई लेवल पर है। मगर तभी ग्रैंडपा ही बताते कि अभी के लिए जो वेपन है वो फाइट के दौरान डैमेज हो गया, तो मगर तुम इस वेपन के ऊपर देखोगे तुम्हें कुछ मैजिकल बीस्ट के साइन दिखाई देंगे, अगर उन मैजिकल बीस्ट की सोल एनर्जी इसके अंदर डाल दी जाए तो ये फिर से अपनी पूरी पावर में आ जाएगा और ये फिर से हेवनली सेंट लेवल का वेपन बन जाएगा। जैसे उनके युआन उन्हें ग्रीट करता और बोलते कि थैंक यू सो मच, मगर मास्टर मुझे अभी तक आपका नाम ही नहीं पता है। जैसे उनके ग्रैंडपा ही खड़े हो जाते और बोलते कि मेरा नाम है काम युआन और साथ ही मेरे एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन भी है, अगर फ्यूचर में सब कुछ सही रहा तो तुम उनसे भी मिल पाओगे। और फिर याओ की तरफ देखते और बोलते कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में काफी सारे सवाल है, मगर अभी के लिए जो टाइम वो बिल्कुल भी सही नहीं है उन सभी सवालों के जवाब देने का। और फिर याओ को एक जेट टोकन देते और बोलते कि फ्यूचर में अगर इसके अंदर तुम्हें कभी भी फिल्म दिखाई दे तो समझ लेना तुम्हारे आसपास कोई खतरनाक डेंजर आने वाला है। तो युआन उनसे पूछते कि कौन सा डेंजर और वो लोग कौन है जो मेरे पीछे आएंगे, मगर ग्रैंडपा इस पे कोई भी जवाब नहीं देते और युआन से बोलते कि अभी के लिए तुम एक बात का ध्यान रखना, याओ कभी भी अपनी प्राइमरी सेल को ना तोड़े, नहीं तो बहुत बड़ा डिजास्टर आएगा। ये सुन के युआन अपने मन बोलते कि अभी के लिए लगता है कि याओ कोई खतरनाक स्टोरी है, मगर उसके बारे में जानने की अभी के लिए मेरी कोई भी औकात नहीं है। अभी युआन बोलते कि मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सब कुछ याद रखूंगा जो आपने मुझसे बोला है। ये बोलते कि ग्रैंडपा ही वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं जिसकी मदद से युआन यहाँ पे आया था, और फिर याओ से भी वहाँ से जाने के लिए बोलते, जिस वजह से याओ काफी उदास हो जाती। तभी ग्रैंडपा ही बोलते हैं चिंता मत करो, शायद फ्यूचर में हम लोग फिर से मिले। ये सुन के याओ दिल पे पत्थर रखती और वहाँ से चली जाती उस फॉर्मेशन के अंदर। तभी ग्रैंडपा ही बोलते कि युआन तुम मेरी बातों को याद रखो। तो युआन बोलते कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं याओ को प्रोटेक्ट करूंगा, तो मैं मरते दम तक उसे प्रोटेक्ट करूंगा। ये बोलते वो दोनों वहाँ से चले जाते और ग्रैंडपा ही वहीं पे अकेले रह जाते हैं। मगर तभी जो आसमान होता है वो पूरी तरीके से चेंज होने लगता है, जिसे देखकर ग्रैंडपा ही बोलते हैं मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी इतनी जल्दी आ जाएंगे। तभी आसमान से उनके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक होता है जिस वजह से आसपास की पूरी जगह
जगह तहस नहस हो जाती है। यहाँ तक कि वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो पूरे प्लेनेट को हिला देता है। तभी स्पेस के अंदर एक बंदा अपीयर होता है और बोलता है कि ब्लैक एम्परर, तुम बहुत ही बड़े फट्टू, कितने सालों से छुपे बैठे हो एक बिल के अंदर, और अगर तुम्हें मानना नहीं तो चुपचाप से वो चीज हमें दे दो जो हमें चाहिए, वरना मैं तुम्हें ये पे मार के दफना दूंगा। और वहाँ पे 3 बंदे आ जाते हैं जो कि काफी तो पावरफुल लग रहे होते हैं, मगर ग्रैंडपा उनसे बिल्कुल भी नहीं डरते हैं और बोलते कि आ जाओ देख लेते किसमें कितनी दम और कौन किसको दफनाता है, और अपनी पावर को रिलीज कर देते हैं। और उनकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि आसपास की जो जगह होती है वो तहस नहस हो जाती है और एक बहुत ही बड़ा प्लान निकलता है उनकी लाइटनिंग का, और एकदम भौकाली अवतार में आ जाते हैं। तभी वो तीनों बंदे आकर ग्रैंडपा के ऊपर हमला कर देते हैं और उनके बीच में लगातारी चालू हो जाती है। और ये लगातारी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती है, बहुत ही तो खतरनाक होती है। और जो ग्रैंडपा थी वो अकेले उन तीनों से फाइट कर रहे होते हैं और उन्हें एकदम कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं, जहाँ पर उनके अटैकों से जो प्लेनेट होते हैं वो इस तरीके से उड़ रहे होते हैं जैसे कि पानी पूरी टूट रही हो, क्योंकि उनके अटैक इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो प्लेनेट को एक बार में तहस नहस कर देते थे। और वो तीनों अपनी पूरी एड़ी से लेकर सर तक का जो लगाने में लगी हुई थी ग्रैंडपा को पकड़ने के लिए, अगर ग्रैंडपा अकेले उन तीनों की बैंड बजा रहे होते, लगातारी बजा रहे होते हैं। तभी वो तीनों मिलकर एक कंबाइन अटैक करते तो ग्रैंडपा अपने एक ही अटैक से उन तीनों के अटैक को नष्ट कर देते, मगर साथ ही साथ वो प्लेनेट में तहस नहस। और फिर सीन कटो के वापस युआन के ऊपर आ जाता है जो कि वापस अपनी जगह पे पहुंच चुका होता है, जहाँ पर उसके साथ योयो भी और टुनटुन भी होते हैं। अभी योयो बोलते ग्रैंडपा ने हमें जल्दीबाजी में भेजा था, इस वजह से जरूरी जो दुश्मन थे वो काफी तो करीब थे। जैसे उनके युआन बोलते कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, अभी के लिए जो ग्रैंडपा वो काफी तो पावरफुल हो और वो अपना ख्याल रख सकते हैं। जैसे उनके योयो बोलते ये सब तो मैं खुद देख लूंगी, अगर गलती से भी उनको कुछ हो गया तो मैं उन सभी लोगों की बैंड बजा दूंगी मार मार के। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है, और इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए दबा के लाइक और दबा के कमेंट करो, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।